बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फ़र्क को समझेंगे। उसके बाद हम रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड के ऊपर भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जिसका सिंबल इस तरह बनाया जाता है और उसको कैपिटल आर से ज़ाहिर किया जाता है। रेजिस्टेंस यानी किसी भी सर्किट के फ्लो ऑफ करंट में आने वाली जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि एक सर्किट है जिसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। उस सर्किट की जब हम टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो रेजिस्टेंस ही कहलाएगी, चूँकि उसमें सारी रेजिस्टेंस हैं। लेकिन रिएक्टेंस में ऐसा नहीं होता। अब हम बात करते हैं रिएक्टेंस के ऊपर कि रिएक्टेंस क्या होती है। अच्छा, रिएक्टेंस की हमारे सामने दो टाइप्स होती हैं। या तो वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी जहाँ पर कैपेसिटिव लोड होगा, या तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी जहाँ पर इंडक्टिव लोड होगा। कैपेसिटिव लोड यानी कैपेसिटर्स, इंडक्टिव लोड यानी कि इंडक्टर्स यानी कॉइल्स और वाइंडिंग्स वगैरह। कैपेसिटिव को हम कैपिटल C से ज़ाहिर करते हैं, जबकि इंडक्टिव को कैपिटल L से, और सिंबल इसका कैपेसिटर का और कॉइल का इसी तरह बनाया जाता है। तो किसी भी ऐसी सर्किट में जब कैपेसिटिव लोड आ जाए या इंडक्टिव लोड आ जाए तो अब वहाँ पर उसको हम खाली रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि रिएक्टेंस कहेंगे। अब ये रिएक्टेंस डिपेंड करती है कि वो कैपेसिटिव टाइप है या इंडक्टिव टाइप है। अब यहाँ पर हमने एक सर्किट बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक इंडक्टेंस लगी हुई है और दो कैपेसिटेंस लगी हुई है। यानी कि अब ये सर्किट मजमुआ बन गया है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड का। अब अगर हम इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इम्पीडेंस कहेंगे। उसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे बल्कि अब वो इम्पीडेंस कहलाएगी। अच्छा, इसको मेजर ओम्स में किया जाता है, लेकिन इसको ज़ाहिर जो है वो कैपिटल Z से किया जाता है। जबकि रेजिस्टिव लोड की टोटल रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं और इसको ओम्स में मेजर करते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा सर्किट जहाँ पर रेजिस्टेंस के साथ साथ रिएक्टेंस भी आ जाए, यानी कि कॉइल्स आ जाएँ, कैपेसिटर्स आ जाएँ, तो अब यहाँ पर ये जो है हमारा टोटल सर्किट कंबाइंड हो जाएगा। तो इसकी जो कंबाइंड सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, जिसको हम कैपिटल Z से ज़ाहिर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का फ़र्क पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव लोड के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम AC जनरेटर की बात करते हैं तो उसका क्या काम होता है। AC जनरेटर की डेफिनीशन ये है कि AC सप्लाई प्रोड्यूस करने वाली मशीन को हम AC जनरेटर कहते हैं। अब वो जो सप्लाई है उसको हम पावर कहते हैं। वो पावर हमें किस तरह मिलती है, इसका जो बेसिक फार्मूला है AC जनरेटर का वो है P = VI cos थीटा। यानी कि जितने भी वोल्टेज वो जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे और करंट के बाद cos थीटा से यानी पावर फैक्टर से। तो ये तीनों वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो जो भी आउटपुट आएगी वो पावर होगी और उस पावर को हम वाट्स में मेजर करेंगे। वाट से हम किलोवाट में, मेगावाट में, इस तरह उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो था जनरेटर। अब हम बात करते हैं लोड के ऊपर। चूँकि ये AC जनरेटर की बात हो रही है, AC सर्किट की, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई। या तो वो लोड रेजिस्टिव टाइप का होगा जिसमें रेजिस्टर्स लगे हुए होंगे, या तो वो इंडक्टिव टाइप का होगा जिसमें इंडक्टर्स होंगे, या तो वो कैपेसिटिव टाइप का होगा जिसमें कैपेसिटर्स होंगे, या तो सारी चीज़ें एक साथ होंगी, या तो कोई एक टाइप होगी। तो AC सर्किट में हमेशा ये तीन लोड ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। अब होता क्या है, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमेशा वोल्टेज और करंट का जो साइकिल है वो एक साथ चलता है। एक साथ चलने का मतलब ये होता है कि आपका जो वोल्टेज जब ज़ीरो से शुरू हो रहा है तो करंट भी ज़ीरो से शुरू होगा उसके साथ साथ। और जब वोल्टेज का साइकिल अपने मैक्सिमम पर होगा यानी पीक वैल्यू पर होगा तो करंट का साइकिल भी पीक पर होगा। और जब वोल्टेज दोबारा से ज़ीरो होकर नेगेटिव में जाएगा तो करंट भी उसके साथ साथ नेगेटिव में जाएगा। तो वोल्टेज और करंट का एक साथ चलना हम इसको कहते हैं कि इन फेज़ चलना। यानी यहाँ पर वोल्टेज और करंट इन फेज़ चल रहे हैं। ये कब होता है, जब हमारे रेजिस्टिव लोड जो है रेजिस्टिव लोड अप्लाई हुआ उस जनरेटर के ऊपर या आने वाली सप्लाई के ऊपर। तो रेजिस्टिव लोड में हमेशा वोल्टेज और करंट बराबर रहते हैं। इसी को हम वोल्टेज और करंट का इन फेज़ चलना कहते हैं। जबकि इंडक्टिव सर्किट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज तो अपनी जगह है लेकिन करंट का जो साइकिल है वो वोल्टेज से आउट हो गया है। तो जब भी करंट और वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा इसको हम फेज़ डिफरेंस कहेंगे। और इसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये इन फेज़ नहीं चल रहे बल्कि वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज़ हो गए एक दूसरे से। अब या तो करंट वोल्टेज से आगे होगा या पीछे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज करंट से पीछे है। यानी जब वोल्टेज ज़ीरो थे तो करंट हमारी नेगेटिव वैल्यू में था। जब वोल्टेज ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ गए तो
करंट जो है वो नेगेटिव से ज़ीरो की तरफ आया, और जब वोल्टेज मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आए तो करंट जो है वो ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ गया। तो ये इससे पीछे चल रहा है। अच्छा, ये कितना पीछे चलेगा ये डिपेंड करता है हमारे इंडक्टिव सर्किट के ऊपर, यानी कि वो कितना इंडक्टिव लोड है, खालिस इंडक्टिव है या उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस शामिल है। तो उसी हिसाब से ये डिग्रीज़ के हिसाब से जो है लैग करता है। इसी को हम कहते हैं कि करंट हमारा वोल्टेज को लैग कर रहा है। तो वोल्टेज को करंट हमेशा इंडक्टिव सर्किट में लैग करेगा, यानी कि करंट हमारे वोल्टेज से पीछे चलेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज चल रहे हैं दोनों, करंट और वोल्टेज, और इसी को हम फेज डिफरेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटिव लोड के ऊपर। अब कैपेसिटिव लोड पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे से आउट हुए हैं, लेकिन अब करंट पीछे चलने के बजाय उससे आगे चल रहा है। आगे चलने का क्या मतलब है कि जब वोल्टेज का साइन ज़ीरो पर है तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम पर है, और जब वोल्टेज ज़ीरो से मैक्सिमम की तरफ जाता है तो करंट जो है वो ज़ीरो की तरफ आ जाता है मैक्सिमम से, और जब वोल्टेज मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आएगा दोबारा तो करंट जो है हमारा नेगेटिव में होगा। यानी कि ये इससे आगे चल रहा है। ये कितना आगे चलेगा ये डिपेंड करेगा हमारे उस कैपेसिटिव लोड की टाइप के ऊपर, कि वो खालिस कैपेसिटिव है या उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटिव लोड शामिल है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी डिग्रीज़ का फ़र्क आएगा कि 30 डिग्री लीड कर रहा है करंट, 60 डिग्री कर रहा है, 70 डिग्री, 90 डिग्री। तो करंट जो है हमेशा मैक्सिमम या तो 90 डिग्री लीड करेगा या 90 डिग्री लैग करेगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम जो इसकी रेंज है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट यहाँ पर भी आउट है, तो इसको भी हम कहेंगे कि ये फेज डिफरेंस है, और यहाँ पर करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, यानी कि वोल्टेज से आगे चल रहा है। अब हम इन तीनों लोड्स की कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टिव लोड के ऊपर। रेजिस्टिव लोड को कैसे पहचाना जाएगा कि ये लोड हमारा रेजिस्टिव है? एक तो ये कि उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 होगा। तो 1 पावर फैक्टर का क्या मतलब होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी लोड की टाइप है वो रेजिस्टिव है। तो 1 पावर फैक्टर का मतलब होता है कि हमारे वोल्टेज और करंट आपस में एक साथ चल रहे हैं, यानी इन फेज़ होकर चल रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कोई रेशो में डिफरेंस नहीं आ रहा है, चूँकि पावर फैक्टर एक रेशो है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा 1 है, और पावर फैक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक पावर फैक्टर ट्रेवल करता है। या तो वो नेगेटिव में जाएगा, 1 से ऊपर कभी भी नहीं होगा। अच्छा, रेजिस्टिव लोड की दो तरह की निशानियाँ हैं। जब भी वो लोड चलेगा या तो वो रेड हॉट होगा यानी सुर्ख हो जाएगा, या तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारा हीटर, ये खाली रेजिस्टिव लोड है चूँकि हीट प्रोड्यूस करता है। हमारी आयरन, जिससे हम कपड़े इस्त्री करते हैं, वो भी रेजिस्टिव लोड है। इसी तरह इनकैंडिसेंट लैम्प्स जो होते हैं, जो 500 वाट्स, 1000 वाट्स, 100 वाट्स, इस तरह के, तो इस तरह के जो भी लोड्स होंगे, दो निशानियाँ मैंने आपको बता दी हैं, या तो वो सुर्ख हो जाएगा या तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे लोड हमारे रेजिस्टिव होंगे। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव लोड की। तो इंडक्टिव लोड में हमेशा पावर फैक्टर 1 से कम होगा। मसलन 0.90 है, 0.95 है, 0.85 है, 0.80 है। अब ये 1 से कम जितना भी आप ले जाएं इसको 0 तक, यानी जैसा कि हमने बताया कि 0 से 1 तक पावर फैक्टर की वैल्यू होती है। तो इसको आप जितना भी नीचे लेके जाते रहेंगे ये 0 की तरफ चला जाएगा, लेकिन 1 से ऊपर कभी भी नहीं होगा। तो इंडक्टिव लोड की निशानी ये है कि उसका पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग में 1 से कम होगा, चूँकि यहाँ पर वोल्टेज इसके करंट जो है वो वोल्टेज को लैग कर रहा होता है। तो उसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग में रहेगा हमेशा। अच्छा, इंडक्टिव लोड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कॉइल्स वाले लोड, यानी जहाँ वाइंडिंग्स होती हैं। अब वाइंडिंग्स कहाँ कहाँ होती हैं? हमारे जनरेटर में, ट्रांसफार्मर में, मोटर्स में, चॉक्स वगैरह में। तो जनरेटर तो लोड नहीं है, जनरेटर तो खुद एक बिजली बनाने वाली मशीन है, तो इसीलिए यहाँ पर जनरेटर को हम शामिल नहीं करते। अलबत्ता ट्रांसफार्मर को हम इंडक्टिव लोड में शामिल करते हैं कुछ वजूहत की बिना पर। और सबसे मेन जो लोड है हमारा इंडक्टिव टाइप का वो मोटर है, और इसके अलावा चॉक्स वगैरह हैं जिसमें भी कॉइल्स, वाइंडिंग्स का इस्तेमाल होगा। उस लोड को हम इंडक्टिव लोड कहेंगे। उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा, लैगिंग में होगा, ये इसकी निशानी है। अब हम कैपेसिटिव लोड की बात करेंगे। तो कैपेसिटिव लोड में सिर्फ़ और सिर्फ कैपेसिटर्स ही शामिल हैं। तो ऐसा लोड जहाँ पर कैपेसिटर्स हों उसको हम कैपेसिटिव लोड कहेंगे। और यहाँ पर चूँकि करंट लीड कर रहा होता है वोल्टेज को, तो इसीलिए इसका जो पावर फैक्टर है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होगा, जैसा कि -0.60, -0.95। तो जब भी पावर फैक्टर हमेशा हमारा माइनस में जा रहा है, इसका मतलब है कि वो लोड हमारा कैपेसिटिव टाइप है और वहाँ पर करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को। तो इस पावर फैक्टर को हम कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर।
तो लीडिंग पावर फैक्टर की सबसे मेन पहचान ये है कि वो हमेशा माइनस में नज़र आएगा हमें, और लैगिंग की निशानी ये है कि वो माइनस में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा वो भी 1 से कम होगा, ये भी 1 से कम, 1 से ऊपर कभी भी नहीं होगा पावर फैक्टर। तो अगर आप पावर फैक्टर को लेकर कंफ्यूज हैं और आपके जहन में बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं पावर फैक्टर के हवाले से, तो हम इस टॉपिक पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियोस बना चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। पावर फैक्टर की डिटेल्ड केवीए, किलोवाट, केवीएआर, इनकी कैलकुलेशन, इन सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।